हाथ नीचे करने सारे। एटीन्थ अमेंडमेंट जो है आपको मैंने पहले बताया कि हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से अमेंड किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल 239 में दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, कोई एक रिजिड नहीं होता, एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो एक जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। कंडीशन चेंज होती रहती हैं, जैसे कि 18th अमेंडमेंट में हुआ, उससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अराउंड 26 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, 26 बार अमेंड हो चुका है। तो वो ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि उसको अमेंड करना पड़ता है, नई कंडीशंस आई, नए नए लॉज आए, और इसीलिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो अभी जो है फिर 2010 में एक अमेंडमेंट लाई गई जिसको 18th अमेंडमेंट कहते हैं। और 18th अमेंडमेंट ने उसके बहुत सारे फ़ायदे, ऑब्वियसली मैं आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी भाई। 18th अमेंडमेंट आर्टिकल 39 जो है, आर्टिकल 38 39 वो बात करता है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। 2010 में जो है वो एक 18th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि जो फेडरेशन है, जो पार्लियामेंट है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, अपने प्रोविंशियल अटोनमी को जो है वो इंश्योर करे। तो आज हम जो बात करेंगे वो 18th अमेंडमेंट पे सबसे पहले बात करेंगे कि फीचर्स का, और उसके तो फिर हम सम चैलेंजेस पे बात करेंगे कि क्या उसके ड्रॉबैक्स क्या हुए, नुकसानात क्या हुए। और उसके बाद जो है वो एंड पे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे उससे कि ये फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है। इस सारे डिबेट के बाद के उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, तो उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। एटीनथ अमेंडमेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी बिगेस्ट अमेंडमेंट थी। इसमें जो है वो अराउंड 102 आर्टिकल, 102 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया। और अराउंड 19 अप्रैल शायद 2010 में जो है ये डेट कंफर्म कर लीजिएगा, 2010 जो है वो तो कंफर्म, 2010 में जो है ये इसको पास किया गया। इसके सैलिएंट फीचर्स क्या थे उन पे बात करते हैं। उनमें जो है वो सबसे पहले जो है वो इसने डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया। पार्लियामेंट्री, आपको पता है कि जब आर्टिकल जो है वो मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई तो उसने आर्टिकल 58(2)(b जो है उसको रिस्टोर किया। और 58 रिस्टोर नहीं, पहले से था वो आर्टिकल, उसके बाद वो अपनी मर्जी को डिसॉल्व कर सकता है, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। उसको जब लगे कि उसके ये फेडरल गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है वो गवर्नर करेगा, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको प्रेसिडेंट, वो किसी भी वक्त डिसॉल्व कर सकता था। तो इन्होंने क्या किया, 18th अमेंडमेंट ने जो है वो आर्टिकल हटाया, इन्होंने जो है वो पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को इंश्योर किया। तो पहला क्या था, स्ट्रेंथन्ड पार्लियामेंट। अभी मेरा आपको जो है वो ये थोड़ा सा आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर समझाने का मकसद ये था कि अब जैसे 18th अमेंडमेंट की मैं बात करूँगा तो मैं आप साथ आपको आर्टिकल पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को रिस्टोर किया।
कैसे? सबसे पहले तो जो हायर ट्रेजन की डेफिनेशन थी उसको एक्सपेंड किया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो जब एक्सपेंडेड जब 1979 में जो है वो लाया गया, क्या उसे कहते हैं, मार्शल लॉ लगा, तो उस वक्त जो है वो जो हमारे प्रेसिडेंट जवाहरलाल थे उन्होंने क्या किया कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एब्रोगेट, उसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि मैंने क्या किया है कि हेल्ड इन अबायंस, उसको मैंने सस्पेंड किया है थोड़ी देर के लिए। उसके कुछ हिस्से जो हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ आर्टिकल्स अभी भी अप्लाई हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। उसके बाद जो है जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट, मुशर्रफ ने जो है मार्शल लॉ लगाया था, अगेन उसने कहा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड तो किया ही नहीं है, मैंने उसको ख़त्म तो किया ही नहीं है, मैंने तो उसको जो है वो मतलब एब्रोगेट नहीं किया, उसको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म नहीं किया, बल्कि क्या किया, सस्पेंड किया थोड़ी देर के लिए। जो है उसको आर्टिकल अप्लाई हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। तो इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए 18th अमेंडमेंट में क्या किया गया कि हायर जो आर्टिकल 6 है ना, उसमें सारे वर्ड्स ऐड कर दिए जाएंगे कि कोई हेल्ड इन अबाउंस करेगा, सस्पेंड करेगा, सस्पेंड करने की कोशिश करेगा, वो जो कर रहा होगा उसकी हेल्प करेगा, उसका उसको अबैट कर रहा होगा कोई ये सारे जितने भी लोग होंगे उन सब पे हायर ट्रीजन का जो है वो आर्टिकल लगेगा, और हायर ट्रीजन की जो है वो डेथ पेनल्टी है। ठीक हो गया कि डेफिनेशन जो है, जो जिन ये थे वो दो मार्शल लॉ लगे थे, मार्शल लॉ ऑफ 1979 और उसके बाद मुशर्रफ का 1999, उन दोनों का जो उन्होंने टर्म्स यूज करके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी रखा, मार्शल लॉ भी लगा दिया। अब क्या किया 18th अमेंडमेंट वालों ने, उन्होंने कहा कि हम ये सारी को इंक्लूड करेंगे, कोई उसको सस्पेंड करेगा, हेल्ड इन कोशिश कर रहा होगा, कॉन्स्पिरेसी कर रहा होगा, कोशिश करना कॉन्स्पिरेसी करना, इवन जो उन कॉन्स्पिरेसी करने वालों की मदद कर रहा होगा, वो सारों पे हाई ट्रीजन लगेगा। पहली बात। ले नहीं, आपको बताया मैंने कि अब डिसॉल्व नहीं कर सकेगा। ये जो है वो स्ट्रेंथन, जो हमारा ए आर्टिकल था, ये आर्गुमेंट था कि पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया, ये उसके आर्गुमेंट्स हैं कि उन्होंने हाई ट्रीजन की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपैंड किया, और प्रेसिडेंट पावर टू डिसॉल्व जो थी वो उन्होंने ली। मेरी सबको ये क्या कुछ अजीब सा हो रहा है। और सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है, सिर्फ मुझे आ रही है या सबको आ ये रही है? आवाज़ कट गई थी दरमियान में। जी जी डिस्टॉर्शन आ रही है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी अब ये जब मेरी पहले आवाज़ डिस्टॉर्ट ठीक हो हो रही जाए थी। तब बताइएगा कि मेरी खत्म हो गई ठीक थी, हो अब गया, आ रही है। मैं दरमियान में रुक गया था। अभी जो है वो प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी वो असेंबली को डिसॉल्व करने की, दे वर टेकन ऑफ। आवाज़ आ रही है अभी सबको? ठीक आ रही है आवाज़? जी जी सर। भाई अब ठीक है। ठीक हो गया। प्रेसिडेंट पावर्स जो थी वो आर्टिकल 58 वाली जो है वो उनसे ले ली गई। ये प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली पार्लियामेंट जिनको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, आप उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो है वो इस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया। और सिर्फ प्रेसिडेंट की पावर्स जो थी वो नेशनल असेंबली का, उसके अलावा जो गवर्नर्स की पावर्स थी प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व करने की, वो भी उससे वापस ले ली गई। वो आर्टिकल 112 भी था। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है वो आपको मैंने बता दिया कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी उस पे जो है वो 18th अमेंडमेंट ने लिमिटेशन लगाई कि 120 दिन तक वो रहेगा वो लॉ जो है। उसके अलावा अगर 120 दिन से आगे चलाना है गवर्नमेंट ने वही लॉ, वही जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए आया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पार्लियामेंट से जो है वो मंजूर हो।
तो उन्होंने क्या किया, 18th अमेंडमेंट ने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स को लिमिट किया। और ये जो है ये किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 80। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है फिर आगे इन्होंने कैसे स्ट्रेंथन किया, ठीक हो गया। ये था जी इन्होंने पार्लियामेंट को कैसे स्ट्रेंथन किया, उसके कुछ आर्गुमेंट से। अभी अगला जो है वो बी हमारा, इन्होंने क्या किया कि प्रोविंशियल 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी इन्हांस किया, बढ़ाया। जब हम बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट में किसी बात पे नहीं, प्रोविंसेस में हमने बताया था कि गवर्नेंस उतनी ज़्यादा बेहतर होगी जितनी जो गवर्नमेंट की सीट है वो लोगों के करीब चलती जाएगी, गवर्नमेंट सीट। तो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि जो बहुत सारी खिदमात, बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो हैं जो पहले फेडरल गवर्नमेंट दे रही थी, अब वो लोगों को करीब ले जाने की कोशिश की गई है। फेडरेशन जो फेडरेटिंग यूनिट्स थे उनको वो पावर दे देंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को किया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से लोगों को राइट्स मिलते हैं और उससे क्या होता है, फेडरेशन स्ट्रेंथन होती है। और जो है वो इसमें 18th अमेंडमेंट ने कैसे इंश्योर किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, सबसे पहले तो जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वो कैसे इंश्योर की, वो हमने बात की थी 18th। उसमें एनएफसी अवार्ड में, दोबारा बता देता हूँ, आर्टिकल जो है वो 160A है। उसके मुताबिक जो है अब कोई जो जितना भी एनएफसी अवार्ड जिसके थ्रू जो है वो फेडरेशन से प्रोविंसेस को जो है वो फंड्स शेयर होते हैं, उनके 7.5% जो है सूबों को चला जाता है। तो सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट करें, आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो वो सर प्लीज। लाया गया 18th अमेंडमेंट में। कौन सा पॉइंट? रही। सर ये सर फाइनेंशियल एनएफसी अवार्ड, कौन सा पॉइंट? सर एनएफसी अवार्ड वाला, अगर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो आप बता रहे थे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वाला जी सर। स्ट्रेंथन किया, उसकी बात की। 18th अमेंडमेंट ने कहा कि एनएफसी अवार्ड होगा, एनएफसी अवार्ड के थ्रू जो है जो पैसे सूबों को मिलेंगे, एनएफसी अवार्ड के थ्रू जो है जो पैसे सूबों को मिलेंगे वो 57.5% से कम शेयर नहीं होगा। जो अगले फाइनेंशियल अवार्ड ये नहीं कहेगी कि आप जो है ये 57.5% से कम करके जो है वो 55 कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो है ये इसको बढ़ाया तो जा सकता है, प्रोविंसेस की शेयर को 58 कर दो, 60 कर दो, लेकिन कम नहीं कर सकते आप। ये 18th अमेंडमेंट ने कहा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ये है। समझ आ गया सबको? यस सर। आपको उनकी आवाज़ तो नहीं आ रही मेरी? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबको? जी अब सही आ रही है, कभी कभी बीच में डिस्टॉर्ट होने लग जाती है। नहीं, शायद आज मेरे इंटरनेट का इशू है, आई डोंट नो। अभी आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी भाई। ठीक हो गया। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर किया गया है। उसके बाद जो है आगे क्या किया गया,
फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में जो है वो एनएफसी अवार्ड की बात की गई। एनएफसी अवार्ड जो है वो शेयर कम होगा, ज़्यादा प्रोविंसेस का शेयर जो है वो बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता 18th अमेंडमेंट के बाद। उसके अलावा जो होगा, जो फेडरल गवर्नमेंट रॉयल्टी कलेक्ट करेगी, एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल एंड गैस, वो जिस प्रोविंस से निकल रही है उसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेगी। ये 18th अमेंडमेंट में बात की गई। उसके अलावा बात की गई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में कि कोई भी सूबे में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कोई हाइड्रो पावर लगाना चाहती है, तो हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, तो उसके लिए जो है उस सूबे से कंसल्टेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है वो बात की गई कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से बहुत सारे टैक्स जो थे वो सूबों को दे दिए गए कि आप जो है ये सूबे कलेक्ट करेंगे। वो कौन कौन से हैं, अब इनमें से कौन से जो हैं वो मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से अभी दिए गए, कौन से पहले थे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि कौन से जो है वो सूबा कलेक्ट कर रहा है, कौन सा फेडरल कर रहा है। अभी जो है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो सूबा करेगा। उसके अलावा डोमेस्टिक क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जो वैसे इनकम होती है वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स होगा वो प्रोविंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सूबे कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो है वो टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो गई। तो ये जो है ये टैक्स ना करके ना फाइनेंशियली जो है वो ऑटोनॉमी उनको इंश्योर की गई कि उन्हें किस तरह से एम्पावर किया जा सकता है फाइनेंशियली, इसमें 18th अमेंडमेंट में। उसके अलावा लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी दी गई उन्हें। ये हम जो बी पार्ट है उसमें बात कर रहे हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को कैसे इंश्योर किया गया। तो लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी क्या दी गई, बहुत सारी जो कंकरेंट लिस्ट आपको मैंने थोड़ी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हमारी जो लेजिस्लेटिव जो पार्लियामेंट है, फेडरेशन, फेडरल, प्रोविंसेस, ठीक हो गया। ये फेडरल एक लिस्ट थी जिसमें सिर्फ फेडरल जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट फेडरल लिस्ट, उसमें जो है ये लेजिस्लेशन कर सकती थी। इसमें जितने भी हेड्स लिखे होंगे, वो एजुकेशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, रेलवेज हो गया, टैक्सेस हो गया, इस तरह करके ना वो कुछ एक लिस्ट है, उसमें फेडरल लिस्ट में सिर्फ फेडरेशन जो है वो उस पर लेजिस्लेशन कर सकती। एक लिस्ट जो है वो प्रोविंशियल लिस्ट होगी, और एक होती थी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में एक ऐसी चीज़ थी जिसमें जो है वो दोनों फेडरेशन भी इस पे लेजिस्लेशन कर सकती थी, प्रोविंसेस भी कर सकते थे। फेडरेशन फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस दोनों कर सकते थे। अभी क्या में ये सारा कुछ खत्म हो गया, कंकरेंट लिस्ट भी नहीं है, प्रोविंशियल लिस्ट भी नहीं है। अभी कौन सी लिस्ट रह गई है, एक ही फेडरल लिस्ट। एक ही फेडरल लिस्ट रह गई है। इसका क्या मतलब है कि फेडरल लिस्ट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें सिर्फ सूबा जो है वो उसमें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन करेगी। उसके अलावा जितने भी लेजिस्लेशन हैं वो सारी प्रोविंसेस के पास चली गई। ठीक हो गया। तो कंकरेंट लिस्ट खत्म कर दी गई। अब जो पावर्स जो लेजिस्लेशन की जो मैक्सिमम थी वो अब सूबों के पास चली गई। इस तरह जो है वो लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी। अब एजुकेशन हो गया, बहुत बार इसका ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इस पर लेजिस्लेशन सिर्फ प्रोविंस कर सकता है। हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर, इस तरह करके बहुत उसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के ऊपर लिख देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव। आज इंटरनेट
शायद कुछ बहुत मसला कर रहा है दरमियान में, मेरी शायद आवाज़ फिर डिस्टॉर्ट होगी, मैं रुक गया था। अभी आवाज़ आ रही है सबको? जी अभी आई है, पहले हट गई थी। आवाज़ आ रही है सबको? हाँ जी सर, अब आ जी रही है सर, आपकी अब आवाज। जी सर आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमी के बाद नहीं आई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी पे मैं रुक गया था, उसके बाद मैंने बोला ही नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जो है वो किस तरह से इंश्योर की गई कि अराउंड जो है वो कितनी मिनिस्ट्रीज, लेट मी कंफर्म, जो है 22 मिनिस्ट्रीज जो थी, 22 मिनिस्ट्रीज वो फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो प्रोविंसेस को शिफ्ट कर दी गई। 22 मिनिस्ट्रीज इस तरह करके जो है वो लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी दी गई कि वो लेजिस्लेशन आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब ये कि वो मिनिस्ट्रीज बहुत सारी जो है वो उन्हें शिफ्ट कर दी गई कि अब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो सूबों की जिम्मेदारी होगी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई उनको, फाइनेंसेस खुद रेज करने की बहुत सारी ऑटोनॉमी दी गई, और जो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसमें से भी मैक्सिमम शेयर उन्हें दिया गया। तो इस तरह करके जो है वो 18th अमेंडमेंट ने क्या किया कि प्रोविंसेस की जो ऑटोनॉमी थी उसको इन्हांस किया। ये आर्गुमेंट सबको समझ आ गया? यस सर। उसके बाद 18th अमेंडमेंट ने क्या किया कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर किया गया। by streamlining the process. अब जो है वो जजेस की जो जो सिलेक्शन होती थी उसके जो प्रोसेस था उसको ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया गया। उसके लिए आर्टिकल 175A लाया गया, 175A को अमेंड किया गया, और उसमें जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता था उसको जो है वो ज़्यादा स्मूथन किया गया। और वो मैं आपको बता देता हूँ, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कमेटी कह लो, एक बॉडी कह लो, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, JCP इसे कहते हैं। इसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने जो है वो नॉमिनेशन भेजनी है। एक जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के लिए किसी को ला रहे हैं तो उसके लिए जो है वो अपनी नॉमिनेशन एक कमेटी को, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो उसे अप्रूव करती है, उसे रिजेक्ट करती है, और उसके बाद उसकी वो सिलेक्शन हो जाएगी। अगर पार्लियामेंट उसको उस पर एतराज़ लगाती है तो वो बंदे का नॉमिनेशन अगेन जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आएगी, फिर अगेन वो एक और नॉमिनेट करेंगे, इस तरह करके एक जो प्रोसेस था। फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन से मेंबर जो सकते हैं उनकी जस्टिस है, 2 सीनियर जजेस हैं। अच्छा, जो कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी जज की सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी। हाई कोर्ट के किसी जज के लिए कर रहे हैं तो उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी। इस तरह करके जो है वो ये प्रोसेस जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। जो जजेस के सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसको ज़्यादा अच्छा स्ट्रीमलाइन करके ये 18th अमेंडमेंट ने किया। उसके बाद क्या किया गया कि फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रेंथन किया इसने। आर्टिकल 10A जो है राइट टू फेयर ट्रायल, ये 18th अमेंडमेंट ने लाया। राइट टू इंफॉर्मेशन 19A की बात की गई, ये पहले भी जिक्र हुआ है इसका, ये भी जो है वो 18th अमेंडमेंट लाया। आर्टिकल 25A जो है राइट टू एजुकेशन, ये भी जो है वो 18th अमेंडमेंट ने लाया। तो 18th अमेंडमेंट ने क्या किया कि फंडामेंटल राइट्स जो थे उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। उसके अलावा जो 18th अमेंडमेंट है इसने इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथन किया।
कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले सेनेट को कैसे स्ट्रेंथन किया इसने। सेनेट ने जो है वो आर्टिकल 91 के मुताबिक, पहले होता था कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको, उस सारों को मिनिस्टर्स और जो क्या कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सारे मिलके जो है इन्हें कैबिनेट कहा जाता है, और कैबिनेट को जो हेड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो पहले क्या होता था कि ये जो कैबिनेट होती थी ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होती थी नेशनल असेंबली को। तो सेनेट को स्ट्रेंथन किया गया कि अब जो है वो जो कैबिनेट होगी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी नेशनल असेंबली को भी और सेनेट को भी। इस तरह से सेनेट की इम्पोर्टेंस को बढ़ाया गया। उसके अलावा जो है वो सेनेट जो है वो 100 से उठा के 104 कर दी गई। उसके अलावा और कौन से इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया गया। कैबिनेट जो है उसको क्या गया जो है ना, तो उसमें कितने मेंबर्स होंगे, एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो कितने मिनिस्टर अपने रख सकता है, उस पर जो है वो एक लिमिट लगाएगी कि जो मिनिस्टर जो कैबिनेट होगी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और मिनिस्टर्स मिला के वो 11% ऑफ टोटल मेंबरशिप होगी। टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ये 18th अमेंडमेंट ने किया। 11% जो है वो अराउंड 49-50 लोग बनते हैं। तो इससे ज़्यादा जो है वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी अभी वाला प्राइम मिनिस्टर बाद में कोई भी आता है, 18th अमेंडमेंट ने क्या किया कि सर उसको म्यूटेशन की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 92 में बात की। सर जी डिस्टॉर्शन इतनी हो रही है कि पॉइंट ही नहीं समझ में आया स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का। बहुत ज्यादा आपकी आवाज रुक रही है दरम्यान में। पता नहीं, मैं दोबारा मीटिंग एंड करके दोबारा बनाऊं, लिंक जनरेट कर रहा हूँ। सर आपके इंटरनेट का इशू आ रहा है आज। क्या करना चाहिए। सर मेरी
आप लोगों में से कोई इन्वायरमेंटल साइंसेस की प्रिपरेशन कर रहा है अभी? जो स्टार्ट किया अभी। स्टार्ट किया है अभी, अभी बल्कि करना है स्टार्ट थोड़ी देर तक, थोड़े दिनों तक। तो आप बुक में से कर रहे हैं या फिर कोई इंटरनेट सोर्स दिया आप लोगों का? Guys, please hold on self back. मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। जी भाई, आवाज से हमें है। इतनी आवाज तो आ रही है, आवाज से इतनी टेंशन नहीं होती, जब आपकी तस्वीर गायब होती है ना फिर मसला बनता है। आपकी वीडियो भी सही नहीं क्लियर आ रही। तो शनीद होती रही है, फिर बाद में मैं जब गया हूँ। मैं बताइएगा मेरी जब स्क्रीन शेयर हो रही हो आप लोगों के साथ। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर, नजर आ रही है। यस सर। ठीक, मैंने हम 9th अमेंडमेंट ने सेनेट को स्ट्रेंथन किया और कैबिनेट को स्ट्रेंथन किया। उसके अलावा जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जिक्र किया गया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मैंने बताया आपको पहले से, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होती है, CCI से कहते हैं, कि जब भी इसमें जो है वो इसको प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहा होता है और जितने हमारे चारों सूबे हैं उनके जो उनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। टोटल इसकी मेंबरशिप 8 है। इसमें जो है वो सूबों के दरमियान कोई मसला आ जाता है, कोई किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है, या सूबों का फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोई मसला आ जाता है, तो उसके लिए जो राइट फोरम है जिस पे उन्होंने इस मसले को उठाना है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। और इसकी एग्जांपल जो है वो आपको नज़र आई सेंसस के इशू पे। जब हमारा मरदमशुमारी में जो सिंध गवर्नमेंट आता है, जो कराची है सिटी, जो इतना रिपोर्ट कह रही है उससे ज़्यादा है, ये कम कह रही है, तो उस इसका उन्होंने कौन से फोरम पे इतराज़ किया, कहाँ पे उन्होंने इसकी बात की? वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट था। सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी जी, आ रही है भाई। ठीक हो गया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है अब इस 18th अमेंडमेंट किया है कि वो फेडरल प्रोविंस और फेडरेशन है उनके दरमियान वो इंटरेक्शन से इस प्रोसेस को ज़्यादा स्मूथन किया, स्ट्रीमलाइन किया। इस तरह करके जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के भी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसीजर था, उनको किस तरह से सिलेक्ट करना है, अपॉइंट करना है, उसका जो प्रोसेस है उसको भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया गया। इस तरह करके जो है वो हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रीमलाइन किया गया। और इसके अलावा 18th अमेंडमेंट ने क्या किया, इसने कहा कि जो पासिंग ऑफ बिल है या किस तरह से आपने बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है, उसको पास किस तरह से करना है, उसके प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया गया। इंस्टीट्यूशन में एक चीज़ आपको बताना रहेगी, जो ये पिछला पॉइंट है उसमें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थी वो भी 18th अमेंडमेंट आल दो पहले स्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उसका जो एस्टेब्लिशमेंट होना है वो 18th अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। उसके अलावा जो है वो NWFP को जो है वो KP खैबर पख्तूनख्वा जो है वो रीनेम कर दिया गया। तो ये जो थी ये कुछ हमारी से उसके थे 18th अमेंडमेंट के जो कुछ सेलिएंट फीचर्स थे, किस किस तरह से जो है इसने हमारे पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया, किस तरह से इसने हमारे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया, किस तरह से बहुत सारे जो प्रोसेसेस थे उनको स्ट्रीमलाइन किया।
उन पे हमने बात की। अभी हम कुछ जो है ना क्विकली 3-4 ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, क्योंकि जब भी जो है उस पर क्रिटिसिज्म होती है तो हम जो है वो ड्रॉबैक्स पे बात करते हैं। किधर गया ड्रॉबैक्स? सबसे पहले जो ड्रॉबैक जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है, जिसके लिए ही जो है फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई जो थी उसका जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, या वो बहुत ज़्यादा विलिंग थे कि हम जो है वो 18th अमेंडमेंट पे जो है उस कुछ और ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट्स लाएं, 18th अमेंडमेंट में कुछ पावर्स को जो है वो कम करें। तो वो क्या था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके लिए जो स्पेस है, फिजिकल स्पेस, पैसे उनके पास कम रह गए हैं। जो 57.5% जो है वो सूबों के पास कम चले जाएंगे, और आप जो है उसको कम भी नहीं कर सकते हैं, आप उसको अपने उसको ज़्यादा ही करना है, उससे कम कर नहीं सकते। तो वो अब जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके जो अपने एक्सपेंडिचर्स बहुत सारे थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो अब जो है वो क्या, इसका ड्रॉबैक क्या है कि श्रंक फिजिकल स्पेस फॉर फेडरल गवर्नमेंट। उसमें जो है फेडरल गवर्नमेंट ने आपको बताया कि डिफेंस एक्सपेंडिचर करने होते हैं, डेट सर्विसिंग, कर्जे वापस करने होते हैं। उसके अलावा पीएसडीपी के थ्रू जो है वो बहुत सारे अखराजात प्रोजेक्ट्स पे करने होते हैं। पीएसडीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीएसडीपी है, पीएसडीपी। इसके थ्रू जो है वो गवर्नमेंट बहुत सारे फेडरल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लगाती है डिफरेंट प्रोविंसेस में, और इसके वो कोई 700-800 या 900 बिलियन के करीब जो है होता है। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, डिपार्टमेंट्स और कैबिनेट्स और वगैरह वगैरह। तो जब जो है वो बहुत सारा 57.5% कलेक्टेड मनी जो है वो सूबों के पास जानी है, प्रोविंस फेडरल गवर्नमेंट के पास कम अखराजात हैं, उनके पास फिजिकल स्पेस कंस्ट्रिक्टेड हो गई है। इन सब को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो पहला जो है वो ड्रॉबैक जो है जो क्रिटिसिज्म की जाती है वो ये है। दूसरी जो है वो मैंने टैक्स जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो उस वक्त आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो है वो इसको जो है वो चूँकि बहुत सारे अखराजात जो हैं वो उनके फेडरल जो प्रोविंशियल अखराजात हैं उनके वो अखराजात फेडरल गवर्नमेंट के पैसों से पूरे हो जाते हैं, कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने फंड्स कलेक्ट किए हैं वो जो हैं वो सूबों को उनमें 57.5% ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उनके अखराजात तो वहीं से पूरे हो जाने, तो अब उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपने रेवेन्यूज़ को मोबिलाइज करें, अपनी टैक्स कलेक्शन की एफर्ट को ज़्यादा अच्छा करें। तो दूसरा पॉइंट जो है वो क्रिटिसिज्म की क्या है कि इसने जो है वो डिसइंसेंटिवाइज कर दिया। ये हमने पहले भी बात की, दोबारा एक बार आपको समझा देता हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने 57.5% जो है वो ट्रांसफ़र कर देने हैं सूबों को। अब सूबों के पूरे होते हैं तो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि अपना जो है वो टैक्स एग्रीकल्चर इनकम किया गया है, तो ये सारे उनको ज़्यादा अच्छी तरह कलेक्ट करके अपने रेवेन्यू बढ़ाएं। तो इस पे जो है वो डिफरेंट रिसर्च हैं, और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के मुताबिक जो है सिर्फ जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है वो अगर प्रोविंसेस सही तरह कलेक्ट करें तो वो 0.5 to 1% ऑफ जीडीपी जो है वो सिर्फ उसी से कलेक्ट किया जा सकता है। और 1% ऑफ जीडीपी का मैंने आपको बता दिया क्या मतलब होता है कि 299 बिलियन डॉलर जो है वो हमारा जीडीपी है, उसका 1% कितना होगा, 3 बिलियन यूएस डॉलर। तो 3 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो सूबे सिर्फ एक जो है वो सेल्स टैक्स उन सबसे से कलेक्ट कर सकते हैं अगर सही तरह से जो है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो पूरे कंट्री से लेस देन 2 बिलियन होता है। इस पे भी जो है वो अच्छी तरह कलेक्ट हो सकता है। प्रॉपर्टी इनकम टैक्स जो है वो बहुत कम कलेक्ट होता है। हमारी
शायद जो है इतना कैपिटल हमारे कंट्री में कहीं भी जो है वो लोगों ने ना लगाया हो जितना प्रॉपर्टी पे लगाया। तो अगर उसका जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन हो तो वो बहुत सारा रेवेन्यू प्रोविंसेस खुद जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे क्यों वो जनरेट करें जब उनके अखराजात जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस से पूरे हो जाते हैं। तो ये जो है वो डिसइंसेंटिवाइजेशन है। और ये जो है ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारी बातें वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कर रही है, एनुअल रिपोर्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो 57.5% टैक्सेस गवर्नमेंट रेज करेगी ये जाएगा प्रोविंसेस के पास, और आपका ये आर्गुमेंट है कि जब इन्हें 57.5% मिल जाएगा तो जो प्रोविंसेस हैं वो एट देयर ओन टैक्सेस कलेक्ट नहीं करेंगी विच फॉल अंडर देयर ओन डोमेन, यही बात है? जी बिल्कुल ओके। ये बात। ये था जी कि उनका पास अपने अपने रेवेन्यूज़ को मोबिलाइज करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। और उसके आगे जो है वो हम अनफिनिश्ड रिफॉर्म एजेंडा पे बात करें कि जो 18th अमेंडमेंट का जो स्पिरिट थी वो था कि इसको आपने डिवॉल्व करना है, आपने जो पावर्स है वो लेके जानी है फेडरल से प्रोविंसेस की तरफ, प्रोविंसेस से लोकल गवर्नमेंट की तरफ। लेकिन हुआ क्या कि फेडरल गवर्नमेंट से पावर्स सेंटर से तो प्रोविंसेस की तरफ चली गई, लेकिन उधर से लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आई। प्रोविंसेस ने पावर सारी अपने पास कंसंट्रेट कर ली। तो जो हमारे गवर्नेंस के मसाइल थे वो तो उधर ही रहे, लोगों को जो है वो जो सर्विसेज बहुत सारा जो उनकी खिदमत लोकल गवर्नमेंट कर सकती थी वो ना हो सकी। तो ये अनफिनिश्ड रिफॉर्म एजेंडा है। ट्रूली डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है ट्रूली डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो उस वक्त होगी जब लोकल गवर्नमेंट्स के पास पावर जाएंगी। और जो है ये सारा क्या होगा, ये मैंने आपको बताया कि 18th अमेंडमेंट जो है वन रिफॉर्म्ड एजेंडा है। अगर आपने प्रॉपर जो है वो गवर्नेंस पे काम करना है, लोगों को फैसिलिटीज उनके डोर स्टेप तक देनी है, तो आपने लोकल गवर्नमेंट बढ़ानी है। फेडरल से प्रोविंस की तरफ आपने अच्छा किया रिफॉर्म कर ली, लेकिन ये अनफिनिश्ड रिफॉर्म एजेंडा है, उससे आपको लोकल गवर्नमेंट की तरफ भी जाना है। उसके अलावा जो है वो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है कि जो है बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज थी, बहुत सी लेजिस्लेटिव पावर जो है प्रोविंसेस को दे दी गई, लेकिन उनके पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उन पर प्रॉपर काम कर सके। आपको पता है कि जो मिनिस्ट्रीज होती हैं या कोई भी डिपार्टमेंट है होता है वो किसी खास एक काम को एग्जीक्यूट करने की उसकी कैपेसिटी होती है। मैं जो है वो 1 किलोमीटर भाग सकता हूँ, को मेरे से 5 किलोमीटर मेरे से रनिंग करवाएगा नहीं होगी, गिर जाऊँगा। इसी तरह जो है वो जो उन्होंने ट्रांसफ़र तो कर दिया, लेकिन उनके पास जो है वो लैक ऑफ कैपेसिटी थी, उनके पास इंस्टीट्यूशनल इतने जो है वो डेवलप नहीं थे प्रोविंसेस के, और उससे फिर मसाइल बने। और ये भी कौन कहता है, ये जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी की रिपोर्ट, स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें जो है आप उनको पैसे मिल गए, अब उन्होंने स्पेंड करने हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सोशल स्पेंडिंग पे, लेकिन उनकी जो है वो क्योंकि कैपेसिटी उतनी इतनी नहीं है उनको खर्च करने की, तो बहुत सारा जो है ये भी आपको सुन के हैरानी होगी कि बहुत सारा बजट जो है वो हेल्थ के लिए जो एलोकेट होता है वो खर्च नहीं हो पाता, और वो वापस जो है वो चला जाता है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उनको खर्च करने की उतनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ही नहीं है। हाँ, उसके अलावा हम बात करें कि क्या हुआ, डिबेट नहीं हुई इस पर। आपको पता है कि जब 18th अमेंडमेंट जो है उस पर काम हो रहा था, तो उसका जो जितना जो कमेटी उसको प्रपोज कर रही थी उसकी कोई जो थी कोई उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती थी वो मीडिया में डिबेट नहीं हुई। जब तक किसी चीज़ पे डिबेट नहीं होती है, लोगों तक नहीं पहुंच पाती है,
तो जो उसको रिफॉर्म करने वाले जो लाने वाले हैं उन्होंने तो बहुत सारी डेलिब्रेशंस की होंगी ऑब्वियसली उस पर, उसके ड्रॉबैक्स भी देखे होंगे, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब देखी होंगी। लेकिन जब बात मीडिया में जो है, जब सिविल सोसाइटी में लोगों में जो है वो डिबेट होती है, तो उससे बहुत सारे जो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेजेस होती हैं वो जो है वो गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाती हैं। बहुत सी क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो अपने पॉलिसीज़ में इंक्लूड करते हो, पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं, जैसा कि सिंगल नेशनल करिकुलम में हो रहा है। सिंगल नेशनल करिकुलम में जो है वो हम कहीं डिबेट कर रहे थे कि उसका बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके फ़ायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो उसका फ़ायदा ये है कि उसने डिबेट जनरेट की आपकी सोसाइटी में। करिकुलम एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करना जो है। इसी तरह जो है वो जब 18th अमेंडमेंट पे बात हो रही थी तो कोई डिबेट नहीं हुई है, कोई सिविल सोसाइटी में कहीं पब्लिक में उन्होंने कोई बात, क्योंकि उनकी जितनी प्रोसीडिंग्स हुआ करती थी उन पे जो है वो सीक्रेट प्रोसीडिंग इन कैमरा ब्रीफिंग हुआ करती थी, और उसी वक्त आवाम को पता चला जब मंजूर हो गई। ठीक हो गया। तो इस पे जो क्या हुआ, लैक ऑफ डिबेट। और डिबेट जो होता है आपको पता है, पार्लियामेंट में जब डिबेट होती है उसका पर्पस जो है वो सिर्फ आपस में उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो है बयान करना नहीं होता, उसका पर्पस जो है पब्लिक को एजुकेट करना भी होता है। जब अब डिबेट हो रही होगी लोगों को पता चलेगा। सीक्रेट बैलेटिंग जब सेनेट के इलेक्शन पे जब डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट में, तो ऑब्वियसली यार एक जनरल पब्लिक थी जो न्यूज़पेपर पढ़ता था, उससे पता चला कि 226 भी कोई आर्टिकल है, सीक्रेट बैलेटिंग के नुकसानात क्या होते हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या हुकूमत बात करी, क्या अपोजिशन बात करी। तो जब डिबेट ही नहीं होगी, लोगों तक आपकी बात ही नहीं पहुँचेगी, तो कैसे जो है वो एक एजुकेट भी नहीं होंगे लोग, और बहुत सारी जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो भी इंक्लूड नहीं हो सकेगी। ये था। कुछ और भी हैं चीज़ें, लेकिन हम उन पे बात नहीं करेंगे अभी, टाइम काफ़ी हो गया। अभी आपके मैं क्वेश्चन लूँगा। नेशनल नेशनल इंटीग्रिटी को जो थ्रेट है वो भी ऐड कर सकते हैं 18th अमेंडमेंट की वजह से। कोई थ्रेट नहीं है नेशनल इंटीग्रिटी को, ये जो है वो मैं बताता हूँ। आप क्वेश्चन कर लें फिर मैं बात करता लेकिन अपोजिशन के पॉइंट में आता है ना ये वाला पॉइंट, हूँ। क्या क्या पॉइंट आता है? यही थ्रेट वाला, नेशनल इंटीग्रिटी को जो थ्रेट है अपोजिशन के अगर व्यू से देखा जाए तो। अपोजिशन को क्या थ्रेट है? आपका क्वेश्चन आप रीफ्रेम सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा बताएं, पूरा क्वेश्चन बोलें। सर ये 18th अमेंडमेंट ने ना पावर डिसेंट्रलाइज कर दी है, तो उससे एक ये भी तो एक व्यू देखा जा रहा है ना कि शायद नेशनल इंटेग्रिटी को जो एक पूरा फेडरल का था कंट्रोल, अब वो नहीं रहा, तो नेशनल इंटेग्रिटी को भी थ्रेट है इस तरह डिसेंट्रलाइज करने से पावर को। ठीक हो गया। अब जो है वो दुनिया में मॉडल जो है ना वो लोग, जो नेशनल इंटीग्रेशन होती है उसका जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट कौन होता है? जब अपने लोगों को आप उनको राइट्स नहीं दे पाते, उनकी ग्रीवांसेस बढ़ती जाती हैं, आप उन पे स्पेंडिंग नहीं करते हैं, उनके जो ड्यू राइट्स हैं उनको नहीं मिल पाते हैं। और अगर 18th अमेंडमेंट ये इंश्योर करती है कि सूबों को उनके फंड्स जो उन्हीं से कलेक्ट किए जा रहे हैं वो उनको मिल रहे हैं, उन पे लग रहे हैं, तो ये जो है वो ऑल्दो इट्स डबल एज स्वॉर्ड, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ जाता है, क्योंकि आप उनके ग्रीवांसेस को दूर कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को लोगों के करीब लेके जा रहे हैं। नो मोर क्वेश्चंस? किसी और का क्वेश्चन है कोई? हाथ खड़ा करें। कासिम। कासिम क्वेश्चन करें। कासिम, नो क्वेश्चन। हमूद नईम। सर ये एक क्वेश्चन था मेरा कि कुछ लॉज या एक्ट को पास करने के लिए आपको मेरे ख्याल में कुछ ऐसा भी है कि सिर्फ हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, या फिर ये होता है कि 51% वो मतलब कि मेंबर्स अगर कर दें तो उससे भी कुछ पास हो सकता है? आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है, आपने ऐसा कोई बिल होगा जिसने किसी प्रोविंस की बाउंड्री चेंज करनी है, तो उसके लिए जो है वो जो बिल पास होगा वो 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। अगर आपने जो वज़ीर आज़म को डिसक्वालीफाई करना है, आपने प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, तो ऐसे सारे जो बिल्स होंगे, वो ऐसी रेजोल्यूशन जो होंगी वो 2/3 मेजोरिटी से पास होंगे।
लेकिन सर बहुत सारे ये सारे एक्ट जो ये जो अमेंडमेंट वाला जो होता है ये भी एक्ट ही होता है, लेकिन अगर कोई एक्ट है उसमें इस तरह की सिक्योरिटी नहीं है तो वो सिंपल मेजोरिटी से भी पास होता है। ठीक 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 ओके। जैसा कि ये कोई भी अमेंडमेंट, ये अभी रिसेंट कौन सी आई है लेजिस्लेशन, सिविल सर्विसेज की मीडिया रिफॉर्म, मीडिया वाली तो अभी वो तो ऑर्डिनेंस है, उस पर तो कोई हुआ नहीं है। कोई भी ऐसी जो जिस पे बाउंड्रीज चेंज ना करनी हो, कोई फाइनेंशियल बिल जो पास होता है हमारा जी, बजट उसके लिए पास, 2/3 चाहिए होती है सर। सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती ओके, यानी बिल के लिए सिंपल मेजोरिटी यानी 51%, वैसे अगर अमेंडमेंट करनी है तो 2/3। है। सना में डबल ए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो आपने बताया था अभी टैक्स कलेक्शन का, तो गवर्नमेंट मतलब फेडरल गवर्नमेंट तो जो करती है एलोकेशन लाइक 57.7 प्रोविंसेस को, लेकिन जो प्रोविंसेस खुद रेवेन्यूज कलेक्ट करते हैं, तो क्या वो उसको उसकी मतलब ठीक है कि उसको इंसेंटिवाइज तो नहीं वो लोग करते, लेकिन क्या वो चीज गवर्नमेंट उसको कलेक्ट नहीं करती? जी, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो टैक्सेस प्रोविंसेस के हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जो 57% है वो जो फेडरल गवर्नमेंट के पास कलेक्शन आती है उसका ट्रांसफ़र होता है 57.5%। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो भी रेवेन्यूज है उनके साथ कोई लेना देना लाइक नहीं होगा। यही तो जो टैक्स कलेक्शन है वो डिवाइडेड है। कुछ टैक्सेस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। जो टैक्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी वो तो उसके पास रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो टैक्सेस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी उसका 57.5% भी प्रोविंसेस को चला जाएगा। ठीक है सर। जवेरिया। सर मेरा सवाल ये था कि अगर हम इसके ड्रॉबैक्स में इसको अगर प्रोविंस वाइज दें कि 18 अमेंडमेंट से जो है वो प्रोविंसेस को अलग-अलग अगर करें कितना नुकसान हुआ कितना फ़ायदा हुआ, तो हम इसको अगर सिंध की बात करें तो सिंध में पर्टिकुलरली कराची की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है 18 अमेंडमेंट से इधर कुछ कोई फ़ायदे कोई ख़ास नज़र नहीं आते, तो इस तरह का हम कोई आर्ग्यूमेंट अपना बिल्ड कर सकते हैं? 18th अमेंडमेंट के जो है वो आर्गूमेंट जो है ना वो असल में आपकी एकेडमिक आर्गूमेंट्स होते हैं। आप इस तरह नहीं कह सकते हैं कि उस सूबे को जो है वो उसको फ़ायदा नहीं हुआ। आप बात करें कि उसको कैसे फ़ायदा नहीं हुआ, उसके उसके जो फंड्स वहाँ पे एलोकेट होना थे वो नहीं एलोकेट हो रहे सही तरह से, या जी सर, इसी तरह से। आपका आर्गूमेंट ये होना चाहिए था कि अगर लोकल गवर्नमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती तो जो कराची है, कराची सिटी, वहाँ के लोगों के पास उनके पास फंड्स आ रहे होते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ना होते तो फिर उससे ज़्यादा फ़ायदा होता उनको। इससे 18th अमेंडमेंट से नहीं लिंक करना आपने, इसको लोकल गवर्नमेंट से लिंक करना है। ओके सर। हाजरा, आपका क्वेश्चन है? सर फिर इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो 18 अमेंडमेंट के सिनेरियो में कि जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इसको इन्हांस कर रहा है, लेकिन सर फिर इट इज़ स्टिल ऑन द वीक टेंडेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल बार्गेनिंग। जैसा कि हमारे पास जितनी पॉलिटिकल इलाइट्स हैं वो जो हैं इंस्टीट्यूशनल पैराडाइम से ज़्यादा मजबूत है, और जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो ज़्यादा पर्सोनिफाइड हैं। ट्रेडिशनल किंगशिप जैसे होती है पाकिस्तान में, ये तो सामने नज़र आती है, और ये पॉलिटिकल फोर्सेस से भी ज़्यादा है। तो फिर ये जो हैं ये चैलेंजेस तो फिर तभी रिजॉल्व होते होंगे ना जब हम इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा स्पेस देंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत वीक है। वो जिन लाइंस पे बनाया गया है उसमें जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसकी बहुत से बहुत ज़्यादा होती है। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं उनकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। तो पार्टी का जो इंस्टीट्यूशन है वो उसको स्ट्रॉन्ग करना जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो डेमोक्रेसी में जो है जब हम डेमोक्रेसी के पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के
बुरे एस्पेक्ट्स में लिखते हैं तो उनमें एक ये लिखते हैं कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किनशिप और हेरिडिटरी लीडरशिप और उन पे सेंटर्ड हैं, बजाय इसके जो है कि किसी आइडियोलॉजी पे सेंटर्ड हो। तो बिल्कुल ये एक सेपरेट अलग से एक चैलेंज है। 18th अमेंडमेंट उस पर कोई इतना ज़्यादा बात नहीं करती है। हो गए क्वेश्चन सबके? कासिम आपका हाथ ऊपर है, सना विद डबल ए। नो मोर क्वेश्चंस? सना, हाजरा, कासिम आपके हाथ ऊपर है, क्वेश्चन करना है आप लोगों ने? नहीं है क्वेश्चन किसी का। बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने ट्राई किया कि इसको जितना एलेबोरेट तरीके से आपको चीज़ें बता सकूं, आपके आर्गूमेंट्स को बिल्ड कर सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सर वीकेंड पे क्लासेस नहीं है ना? वीकेंड पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक शायद हमारा ट्रिप प्लान हो रहा है, हमें ट्रिप के लिए निकलना पड़े दिनों के लिए, तो हो सकता है कि मैं वीकेंड पे भी 2 क्लासें ले लूँ, ताकि आपको जो आपके टॉपिक्स रहते हैं उन पे बात कर लें। ओके सर, थैंक यू सो मच।